हेलो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मेरा नाम आकाश है और मेरा चैनल है स्टडी टेबल। हम आज बात करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर पॉलिटिकल का, जिसका बुक का नाम है आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1। और चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। आखिर डेमोक्रेसी क्या है और ये क्यों है, और हमें एक तरीके से क्यों चाहिए इस तरीके का डेमोक्रेसी, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और मैंने ये पूरा का पूरा जो है आपका जो बुक्स में जितने मुझे पॉइंट लगे मैंने इसमें नोट्स में डाल रखा है। होप कि आपको ये हेल्प करे। ये पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर को। हम बेटा सबसे पहले बच्चों हम जो है 4 टॉपिक में इसे कवर कर लेंगे। पहला व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, देन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। एक तरीके से अगर आप इसे तैयारी करेंगे तो आपके जो 5 बड़े बड़े टॉपिक्स हैं 5 नंबर वाले, वो इसी में ही आपके 5 मार्क्स के जो हैं तैयार हो जाएंगे 4 टॉपिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, आखिर डेमोक्रेसी होती क्या है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि आप दे सकते हैं वो सरकार जो कि रूल करे लोगों के द्वारा, वो सरकार ऐसी सरकार बनाई जाए जो कि लोगों के द्वारा वो रन कर सके। तो एक तरीके से डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा जो है लोगों के द्वारा ही जो है वो ये चीज़ों को चलाया जाए। तो इसमें फीचर ऑफ डेमोक्रेसी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट फीचर आप देखते हैं इसमें यहाँ लिखा हुआ है इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ होज इलेक्टेड बाय पीपल। मतलब वो लोगों के पास ज़्यादा पावर होता है जो लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं जो लोग। इसलिए हमारे मिनिस्टर्स वगैरह आपने कई मूवीज़ वगैरह में भी देखी होंगी कि जितने भी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो मिनिस्टर्स के नीचे रहते हैं और उनकी बात उनको जैसे भी मानना पड़ता है, क्योंकि वो लोगों के बीच में से निकले हुए हैं और कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन लोगों का कहना उन्हें मानना पड़ता है। तो आप ये लोग यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहला फर्स्ट फीचर क्या होना चाहिए, सबसे पहले डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन जो होता है वो लोगों के हाथ में, मतलब जो है डिसीजन मेकिंग पावर जो है उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जो लोगों के थ्रू जो चुनकर जाते हैं उनके हाथ में फाइनल डिसीजन होना चाहिए। लेकिन हम पाकिस्तान वगैरह का एग्जाम्पल लेंगे, साथ ही साथ हम ऐसे चाइना का एग्जाम्पल लेंगे और मैक्सिको का भी हम एग्जाम्पल लेंगे बच्चों। तो इसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान की जो स्टोरी है कि क्यों हमें ऐसी पावर जो है अपने लोगों के हाथों में रखना चाहिए जो हमारे द्वारा चुने गए हैं, किसी ऐसे के हाथ में नहीं देना चाहिए। तो पहली बात हम स्टोरी देख लेते हैं कि पाकिस्तान जब यहाँ बात करी गई है 1999 की, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो अपना मतलब यहाँ के जो पाकिस्तानी एक तरीके से जो लीडर थे ये मुशर्रफ, इनका क्या था कि ये जो थे ये एक तरीके से डेमोक्रेटिक व्यू से तो इलेक्ट हुए थे यहाँ पर और साथ ही साथ चीफ एग्जीक्यूटिव चुने गए थे। लेकिन कुछ ही समय बाद जब 2002 का टाइम आया तो इन्होंने अपना डेजिग्नेशन बदला और पूरा का पूरा पावर जो है अपने हिसाब से चलाना शुरू करा। और करीब हम देखते हैं कि जब अपनी पावर को गारंटेड हिम 5 ईयर का एक्सटेंशन लिया, बढ़ाया अपने पीरियड को अपने इस पावर से बढ़ाने के बाद, फिर हम देखते हैं साथ ही साथ जो है यहाँ पर कि पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज सेड दैट द रिफरेंडम बेस्ड ऑन मेल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड। इसने जो ये काम किया है यानी कि मुशर्रफ ने, ये कि बहुत ही गलत और ये फ्रॉड था। किसने कहा? वहाँ के जितने भी एक्टिविस्ट थे और पाकिस्तानी मीडिया वगैरह, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह ने इस बात के लिए कहा कि ये जो इसने काम किया डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज इस तरीके ये बेस्ड ऑन मेल प्रैक्टिस और फ्रॉड के ऊपर है। 2002 में हम देखते हैं कि इस तरीके का जो इशू है लीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली। अब हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकता है, उसके अपने हाथ में उसने कुछ लीगल चीज़ें ली, जैसे कि नेशनल प्रोविजनल असेंबली को क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। उसने पूरे के पूरे अपने अंडर रख लिया। साथ ही साथ यहाँ जो लोग चुन के आते थे वो किसके अंडर रहते थे? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और ये होती थी सेनाओं की पावर, ठीक है। ये सेनाओं के अंडर होता था। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते भी थे तो सारा का सारा पावर फिर भी किनके हाथ में? इन मिलिट्रीज के हाथ में ही होती थी। तो इसीलिए इनका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, ना ही इनके पास ज़्यादा पावर था। तो इसीलिए विद मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ, मतलब ये मिलिट्री ऑफिसर्स और खुद मुशर्रफ जो हैं सभी चीज़ों पर डिसीजन लेते थे।
चलिए आगे देखते हैं चाइना में आखिर ऐसी घटना क्या होती है, हम फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट फीचर की बात कर रहे हैं हम, इन्हें डेमोक्रेसी, क्योंकि फाइनल डिसीजन की बात कर रहे हैं। तो हमने पाकिस्तान में देखा कि हमारे द्वारा जो चुने हुए लोग हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी तो है, लेकिन उसे रनअप तरीके से काम नहीं करा गया, और जो लोग हैं वहाँ पर उनके पास फुल अथॉरिटी नहीं थी किसी चीज़ को काम करने के लिए। तो एक तरीके से डेमोक्रेसी नहीं रह गया। तो इसी तरीके से हम चाइना में देखते हैं कि क्या हाल हुआ। हम देखते हैं चाइना में आज भी जो है सीसीपी पार्टी है, करेक्ट, यानी इसे बोलेंगे हम चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से। और साथ ही साथ जो है स्मॉल ईड लिख दिया यहाँ पर, 8 पार्टीज़ हैं बेटा। ये जो बच्चों 8 पार्टीज़ हैं ये सपोर्ट करती हैं कम्युनिस्ट पार्टी की, और पार्टियाँ तो हैं 8, लेकिन ये अंडर कम्युनिस्ट पार्टी का ही काम करती है। वहाँ पे कोई भी जो है आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन अंडर कम्युनिस्ट पार्टी के, यानी कि सिंगल पार्टी का कंसेप्ट वहाँ पर है। तो ये एक तरीके से जो है अपने तरीके से वहाँ पर भी चलाना हो गया, तो ये भी डेमोक्रेटिक का कंसेप्ट नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको ये मैप दिखा देता हूँ चाइना का। ये देखिए, ये यहाँ रशिया के नीचे ये मैप आप देखेंगे, ऊपर रशिया है, ठीक है, ऊपर रशिया है यहाँ पर, और यहीं पर आप देखोगे फिर रशिया के बाद जो है वो यहाँ पर जो है मंगोल आ जाता है, मंगोल के बाद चाइना आ जाता है, फिर यहीं पर जापान, ठीक है, और फिर जो है हमारा इंडिया यहाँ से आ जाता है, नेपाल आता है यहाँ बीच में, फिर हमारा इंडिया यहाँ आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं करीब मेक्सिको की कहानी। ये तीसरी स्टोरी उठाते हैं हम मेक्सिको को लेकर। मेक्सिको को लेकर आप देखोगे यहाँ पर कि 1930 से लेकर 2000 के बीचों बीच यहाँ पर PRI रूल करता हुआ आ रहा है, यानी कि इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरीज पार्टी। उल्टा है थोड़ा सा, यहाँ पर इसको बोलेंगे आप IRP, लेवल से लिखा गया है शॉर्ट फॉर्म PRI करके। जो इलेक्शन यहाँ पर भी जो होते हैं वो 6 साल पर होते हैं, लेकिन हमेशा PRI ही जीतती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कुछ ट्रिक यूज़ करती है PRI इलेक्शन को जीतने में। सबसे पहला, गवर्नमेंट ऑफिसर अटेंड देयर पार्टी मीटिंग्स, यानी कि कंपलसरी कर रखा है कि गवर्नमेंट के जितने ऑफिसर्स हैं वो अटेंड करेंगे जितने भी पार्टी के मीटिंग्स होंगे उसमें। साथ ही साथ टीचर्स को ये भी कहा गया, स्कूलों के जितने गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उनको कहा गया कि आप पेरेंट को जो भी है फोर्स करेंगे PRI को हमेशा वोट करने के लिए। मीडिया जो है वहाँ की हमेशा शो करती है PRI के गुड वर्क को लेके, बैड वर्क को लेकर वो बात ही नहीं करती, बस वो अपोजिशन में जो लोग हैं बस उन्हीं के बैड वर्क के बारे में बात करती है। पोलिंग बूथ जितने भी होते हैं वहाँ पर उसको क्या करा जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता था वोटिंग के टाइम में, जिससे वोट ना दे सके लोग। PRI स्पेंड मोर मनी इन कैंडिडेट कैंपेन, बहुत ज़्यादा पैसा, बेहिसाब पैसा खर्च करती थी अपने लोगों के ऊपर जब वोटिंग का टाइम होता था। कुल मिला के आप देखोगे यहाँ पर कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं, किसके पास होगा इतना सारा पावर? जो वहाँ पर खुद सत्ता या सरकार में बैठी हो, तो हमेशा की तरह वो बैठी रहती है और इसी तरीके से जीतती है। आगे तो हमने ये 3 एग्जाम्पल देख लिया कि किस तरीके से जो है हमारे पास अथॉरिटी होना चाहिए फाइनल डिसीजन मेकिंग का, किसके पास? हमारे इलेक्टेड पीपल के पास, जो हमारे थ्रू हमसे जो गए हैं वहाँ पर इलेक्ट होकर। लेकिन हमने तीनों में देखा ऐसा कुछ नहीं है, तो डेमोक्रेटिक का कंसेप्ट होना जरूरी है यहाँ पर। चलिए फिर हम देखते हैं सेकंड फीचर क्या होना चाहिए। सेकंड फीचर है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग, यानी कि क्या होता है इसमें, आपका इलेक्शन जो है एक इस मेथड से अगर होता है तो आपका एक डेमोक्रेटिक माना जाएगा। आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता, एक तरीके से बहुत महंगा है। कॉमन आदमी जो है, अगर आज भी इलेक्शन में हमारे इंडिया में देख रहे हैं आप कि बहुत सारे जो है गरीब लोग जो हैं इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यही है कि फ्री और फेयर होने के कारण लोग वहाँ तक अपनी पहुँच बना रहे हैं, तो एक ये अच्छी बात है। तो एक फीचर ये हमारा हो गया। 2, थर्ड है इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, मतलब एक वोट और एक वैल्यू की बात यहाँ पर की जा रही है। कौन सा फीचर? यानी कि डेमोक्रेसी में एक वोट और एक वैल्यू की बात रखी जाती है। लेकिन हम वो एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ कहाँ नहीं रहा। तो सऊदी अरेबिया में हम देखते हैं कि वुमेंस को वोट देने का राइट नहीं है, समझे। यहाँ देखेंगे आप सऊदी अरेबिया का, हमारा जो इंडिया है इस तरफ पड़ता है, ठीक है, इस तरफ हमारा इंडिया आ जाएगा, और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया आ जाएगा हमारा, और इस तरफ जो आप एरिया का इस तरफ देखोगे अफ्रीका का एरिया आ जाएगा। चलिए साथ ही साथ हम मैप भी जिक्र करते जा रहे हैं। एस्टोनिया भी आप देखोगे, इसका मैप मैंने यहाँ पर लगा दिया है जो रूस के बगल में है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे इसको, ये रूस का एरिया है इस तरफ, और ये इसका ये पूरा एस्टोनिया का एरिया बनता है। चलिए फिर देखते हैं हम एस्टोनिया में क्या है। एस्टोनिया में भी हु पर्सन बिलोंग टू रशियन कम्युनिटी, जो लोग वहाँ पर रशियन कम्युनिटी के लोग हैं उनको वोट देने का राइट नहीं है।
ठीक है, तो ये हो गया एक। तो राइट टू वोट वाला जो हमने देखा था, वन वोट वन वैल्यू, हमने इन दोनों जगहों पर नहीं देखा, तो यहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं है। तो हम फीचर की बात कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ें होंगी यहाँ यहाँ हमारे कंट्री में ये सारी चीज़ें हैं, तो मतलब ये डेमोक्रेसी है। इवन जितने भी कई कंट्रीज हैं मैं आपको जिक्र कर दूंगा, जो कि कितने कितने कंट्री में जो चीज़ें हैं, तो एक तरीके से देखेंगे ये सारी फीचर जहाँ आपको लगेगा वही डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर कोई कहता भी है कि डेमोक्रेटिक वैल्यू पर हम काम कर रहे हैं, तो वो आप नहीं मानेंगे उन चीज़ों के। चलिए आगे देखते हैं हम सबसे पहला। फिर हम फिजी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। फिजी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के बगल में आप देखेंगे फिजी है। देखिए एक छोटा सा आइलैंड है फिजी। यहाँ पर क्या है? द पर्सन बिलोंग टू द फिजी एज अ लॉन्ग पीरियड हिज वोट वैल्यू इज वन वोट वन वैल्यू, बट हु बिलोंग द आउटसाइडर वोट वैल्यू इज हाफ। मतलब कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो यहाँ रहने वाले बासिंदे या लोग हैं, उनको वोट देने का राइट तो है, लेकिन साथ ही साथ उनका एक वोट जो है वो एक वैल्यू के बराबर आएगा जो वहाँ के लोग हैं। लेकिन जो आउटसाइडर है उनका एक वोट जो होगा वो हाफ हो जाएगा। समझे? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड वीडियो में। होप कि आपको ये समझ में आया हो, और अगर कोई क्वेश्चन आपको है तो आप मुझे कमेंट सेशन में आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।